एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में एंड वो गया है क्लॉडिया गोल्डन को। ये जो रिसर्च थी इनकी यूएस बेस्ड थी, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल इम्पैक्ट आता है। द रीज़न इज़ कि इन्होंने जो वुमेन का जो पे गैप है वो कैसे जेंडर डिस्पैरिटी के थ्रू वो रेगुलेट होता है, या पेरेंटहुड के उसमें क्या क्या चांसेस होते हैं। सो ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताया है जो कि इंपॉर्टेंट है। देन इसीलिए ये थर्ड वुमेन बनी है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। खैर हम इनके बारे में आगे थोड़ा जान लेते हैं। सो वील स्टार्ट विद वाई न्यूज़ 23 का जो है, क्योंकि इनका जो रिसर्च था वो वर्क प्लेस जेंडर गैप पर है। सो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इकोनॉमिक्स के फील्ड पर और जेंडर डिस्पैरिटी के एज वेल। सो क्लॉडिया गोल्डन है कौन? तो पूरा नाम है क्लॉडिया डाले गोल्डन एंड ये एक अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है और मोरओवर एक लेबर इकोनॉमिस्ट भी हैं। करंटली ये प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। 1990 में इन्होंने इतिहास रचा था। ये पहली ऐसी महिला बनी थी जिनको एक टेन्योर दिया गया था इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इट मीन्स कि इनकी जो सीट थी वो परमानेंट अपॉइंटमेंट था एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरह, एंड ये तभी हट सकता था जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो। नाउ गोल्डन जो है ये शी हैज बीन अ पायनियर इन स्टडिंग द रोल ऑफ द वुमेन, जो वुमेन के रोल होते हैं इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन, देन कैरियर एंड फैमिली, वुमेन सेंचुरी लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स इक्विटी। सो दीज आर द बुक्स विच ही रोट, एंड ये तीसरी महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। इससे पहले जो मिला था वो एलिनोर ऑस्ट्रोम 2009 में उनको मिला था, एंड एस्थर डुफ्लो इनको 2019 में मिला था। देन इनके जो रिसर्च के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो इन्होंने इनके जो नोबेल प्राइज है ये हाईलाइट करता है जो जेंडर इकोनॉमिक्स है इसके रिकॉग्निशन को। नाउ ये जो फील्ड है ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं जेंडर डिस्पैरिटीज पर, उस पर फोकस करता है और जो फैक्टर्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। गोल्डन की रिसर्च ये रिवील करती है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है खासकर कि लेबर मार्केट में, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। इन्होंने एक यू शेप कर्व बनाया था जिसमें फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड परसिस्टेंट जेंडर वेज गैप का इन्होंने बनाया था। तो इसमें ये एक अंडरस्कोर करता है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है ये हमेशा स्टैटिक नहीं रही है, ये टाइम के साथ इवॉल्व हुई है, ये बढ़ती चली गई, इवॉल्व हुई है। सो वुमेन का जो एजुकेशन है भले वो बहुत ज़्यादा राइज किए हैं 20th सेंचुरी के बाद से, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी वुमेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा राइज की है, और ज़्यादातर जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उसमें ये सरपास भी कर जाती हैं मेन को। लेकिन और इसमें अगर हम देखेंगे जो इनका एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन है, नोटेबली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि वुमेन जो है वो अपने कैरियर को मोर इफेक्टिवली जो है वो प्लान कर सकती हैं। अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मनी का है कि इतनी इनकम है, एंड यहाँ एक टाइम है किस तरीके से चलता है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि जो डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन जो अर्निंग गैप है मेन वुमेन के बीच में वो लार्जली अनचेंज रहा है। रीजन ये कि जो यंग वुमेन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने कैरियर को लेके, जनरली वो प्रीवियस जनरेशन जैसे कि उनकी मदर होती हैं तो वो बच्चों को पहले पालती हैं, उसके बाद वो अपने काम पर जाती हैं, तो यही एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो चलती चली आ रही हैं। सपोज दैट हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ मेल पार्टनर एंड देन देयर इज अ फीमेल पार्टनर टुगेदर, देन दे मैरी टुगेदर, एंड देन मेल जो है वो अर्निंग करता रहता है और जो ये वेज है ये कांस्टेंट रहता है। बट फीमेल के साथ क्योंकि वो उनको बच्चा बेसिकली पालना पड़ता है, एंड देयरफॉर उसकी संस्कार एंड ऑल, उसको पढ़ाना एंड ऑल, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब ये वापस स्टेबल होते हैं वापस आने के लिए, तो ये एक गैप आता है इसमें, ये इतना। सो ये एक जेंडर डिस्पैरिटी का असर है उनकी इनकम पर। नाउ इसका मदरहुड का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इनकी रिसर्च ने दिखाया जो जेंडर गैप अर्निंग्स हैं इसका जो बल्क है वो मैन और वुमेन के बीच में एग्जिस्ट करता है, खासकर कि सेम ऑक्यूपेशन में भी। प्राइमरली जो है ये पहले बच्चे की बर्थ के बाद से आता है। ये सजेस्ट करता है कि जो पेरेंटहुड है ये जेंडर पे गैप को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। गोल्डन की रिसर्च वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है पॉलिसी मेकर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, ताकि वो पॉलिसीज को डेवलप कर सकें, इवॉल्व कर सकें, प्रैक्टिसेस को कर सकें, और खासकर उन लोगों के लिए जो इक्विटेबल वर्क प्लेसेस चाहते हैं। सो ये जेंडर गैप के बीच में जो ब्रिज है उसको एक उसकी तरह काम करेगा। नाउ द थिंग इज कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वर्क प्लेस में ये एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। गोल्डन की जो रिसर्च है ये यूनाइटेड स्टेट्स के बियॉन्ड जाती है। नाउ क्योंकि जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती है, इनके जो वर्क हैं
वो इंटरनेशनल डायलॉग को कंट्रीब्यूट करते हैं जेंडर इकोनॉमिक्स पे। सो अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इनका जो रिसर्च रहा है, जो ऑनगोइंग इशू है जेंडर पे इनइक्वालिटी का, ये इस पर अटेंशन लेकर आता है। डिस्पाइट कि वुमेन के लेवल ऑफ एजुकेशन हाई हुए हैं, फैक्ट कि अभी भी उनको कम पैसे मिल रहे हैं मेन के मुकाबले ऑन एन एवरेज, तो ये एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम दिखाता है। गोल्डन की रिसर्च जो है, इसके सिग्निफिकेंट पॉलिसी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जो सजेस्ट करता है कि नई पॉलिसीज चाहिए, ऐसे प्रैक्टिसेस चाहिए जो जेंडर पे गैप को बेसिकली एड्रेस करें, वुमेन के करियर एडवांसमेंट में सपोर्ट करें, और मोर ओवर एक ग्रेटर वर्क लाइफ बैलेंस दें पेरेंट्स के लिए, ताकि जो इफेक्ट है वो केवल वुमेन पर ना पड़े। कंक्लूजन की बात करेंगे तो इनका जो विनिंग रिसर्च है ये बहुत प्रेज की गई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है जेंडर वेज गैप को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। सो ऑल्दो इनकी स्टडी एक क्विक फिक्सेस नहीं देती, कुछ रिकमेंडेशंस नहीं देती है, लेकिन ये एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देती है कि पॉलिसी मेकर्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और एक ज्यादा फोकस्ड, एक सक्सेसफुल प्लान बना सकते हैं जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, खास करके वर्क प्लेस में। So this was about this topic. Now we have our today's prelims practice question. So India's rank in global gender gap index 2023 is 127, 137, 135 or 91. So you can type the answer in the comment section, the relative if it's correct or not. Then we have a main practice question. So what are the some key factors contributing to the gender gap in the workplace, and what strategies can be implemented to address the challenges associated with it? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.